नमस्कार। आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हम लोग आज एक नया चैप्टर के सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें हम लोगों को जानना है कि कैसे कंजर्व किया जा सकता है, जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या फ़ायदा है, वो जो है हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। इन सबों के बारे में हम लोग आज जो है उसका एक इंट्रोडक्शन, पूरा परिचय देखते हैं हम लोग कि ये जो है क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा आपको मिलेगा कुछ जो है वो पॉइंट्स। जैसे सबसे पहली बात है कि कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है और कंजर्वेशन है क्या, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जितने भी रिसोर्स हैं हमारे उनका वाइज और जुडिशियस, मतलब वाइजली और जुडिशियसली यूज यदि करते हैं तो वो कहलाएगा कंजर्वेशन। अब यहाँ पर बात आती है कि रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स का मतलब होता है कि हम लोग जितने भी चीज़ का उपयोग अपने नीड्स की पूर्ति के लिए करते हैं उन सबों को कहा जाएगा रिसोर्स। मतलब कि एवरीथिंग अवेलेबल in our environment which are used to satisfy our needs are called resources। अब यहाँ पर कहा जाता है कि जितने भी चीज़ हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास जितने भी चीज़ हैं और उनका हम उपयोग करते हैं अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो कहलाएगा रिसोर्स। अब बात आती है इसमें कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो अब उसको यदि कैटेगराइज किया जाए तो वो हो जाएगा एक नेचुरल और दूसरा मैनमेड। मतलब कि जो हमें प्रकृति द्वारा मिला हुआ है, जितने भी रिसोर्स हैं जो हमें प्रकृति द्वारा मिले हैं उन सबों को हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स। मतलब नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है और हम उसका उपयोग करते हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और जो हमने बनाया मतलब कि मैनमेड रिसोर्सेज हैं वो वैसे रिसोर्स जिसे मनुष्य बनाया अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए। जैसे एक कंप्यूटर जो है वो एक रिसोर्स कहलाएगा और वो है हमारे दैनिक जीवन में आने वाले बहुत से प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने का काम करता है। बहुत चंद सेकंड में वो जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, बहुत सा कैलकुलेशन आसानी से कर लेगा। तो ये सब जो है वो हमारे नीड्स को ये भी जो है वो फुलफिल करने का काम करता है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे कोल, पेट्रोलियम, वाटर, सनलाइट, वाइल्ड लाइफ, ये सब जो है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स कहलाएगा। अब नेचुरल रिसोर्स जो है उसके कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने। तो यहाँ पर जितना भी रिसोर्स है उन सभी रिसोर्सेज में ये जो है उसको कैटेगराइज हम कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं इसे। एक होगा जो कुछ दिनों के बाद अगर हम लोग नहीं सतर्क हुए, मतलब उसे लगातार यूज करते रहें तो वो जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन को वो नहीं मिल पाएगा। और एक ऐसा कैटेगरीज है कि उसे कितना भी यूज करें तो वो जो है वो समाप्त नहीं होने वाला है, मतलब कि वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। भले वो जो है पॉल्यूटेड हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इसमें जो है वो समाप्त नहीं होगा। जैसे विंड, वाटर, सनलाइट, तो ये सब जो है अगर उसका हम लोग कितना भी उपयोग करेंगे तो वो समाप्त नहीं होने वाला है, मतलब वो इनएग्जॉस्टिबल कहलाएगा। और कोल, पेट्रोलियम, ये जो है अगर हम लोग उसका सही तरीका से यूज ना करें
तो वो जो है अंधाधुंध यदि यूज करना शुरू कर दें, जैसे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगा और वो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिल पाएगा। तो ये कहलाएगा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, और उधर जो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहलाएगा। विंड वाटर ये सब जो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आएगा। अब कुछ बात आती है कि इसमें इसको जो है वो रीन्यूएबल, जैसे वाइल्ड लाइफ जो है उसे हम लोग अगर समाप्त हो भी जाता है, पूरा पूरा नहीं, मतलब कि कुछ कमने लगेगा, तो उसे हम लोग छोड़ देंगे यदि, तो वो जो है रिन्यू हो सकता है। रीन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि मतलब यदि उसे छोड़ दिया जाए तो वो जो है वो रिन्यू होगा या नहीं, मतलब कि फिर से नया या रिप्लेनाइज होगा कि नहीं, ये सब कैटेगरी में हम लोग इसे अलग अलग बांट सकते हैं। और इस तरह से करके इसका जो है वो एक कैटेगरी में बांटेंगे। जैसे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, मेनली हम लोगों को यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना है, मतलब कि वो जो है प्लांट और एनिमल्स के बारे में हमें जानना है। और ये जो है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। यदि हम लोग उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, मतलब कि उसका जो है वो यदि वाइजली और जुडिशियसली यूज करें, तो वो फिर से रिप्लेनाइज हो जाएगा और वो इतना हो जाएगा कि जैसे पहले था वैसा वो हो जाएगा। जैसे जंगल में पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद उसी टाइप का पेड़ जो वहां पर पहले जो मिलता था, वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते और वो पूरा जंगल में अपना जो है वो विस्तार कर लेगा। इसी तरह से जंगली जीवों का संरक्षण करने का मतलब है कि यहाँ उसकी संख्या जो है वो धीरे धीरे खुद ब खुद बढ़ जाएगी। वहां पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है, उसे वो जो है वो अपने आप रिप्लेनाइज कर लेगा। लेकिन यहाँ हम लोगों की जो थोड़ी सी बुद्धि इस तरह की हो गई है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पैसा कमाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वो एक्सकैवेशन करें, एक्सट्रैक्शन करें। ये सब जो है वो दिमाग में जैसे ही आ जाती है तो वो उस समय धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर वो पहुंच जाएगा। मतलब वो लिमिटेड है, और यदि हम उसका यूज लगातार ऐसे ही करते जाएं तो वो एक दिन जो है वो इतना हो जाएगा कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को वो नहीं मिलेगा। मतलब कि यदि हम लोग पेट्रोलियम का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें तो कुछ दिनों के बाद खुदाई में मिलेगा वो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, तो उसे बताना पड़ेगा कि ये जो है एक पेट्रोल से चलने वाला ये जो है मतलब ये इंजन निकला है खुदाई में, इसे लोग पेट्रोल डालते थे और वो चलाते थे। फिर धीरे धीरे ये सब जो है वो हमारे यहाँ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग यदि उसे यूज़ भी करें और थोड़ा सा वाइजली यूज़ करें, थोड़ा सा जुडिशियस तरीका से यूज़ करें, तो वो जो है वो न्यायपूर्ण तरीका से यदि हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल चलाने में यदि कंजर्वेशन की बात आती है तो हम लोग कंजर्व करेंगे पेट्रोल कैसे, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका है कि अपने इंजन को सबसे पहले फिट रखें। हमेशा उसे जो है मैकेनिक के पास ले जाके प्रॉपर ट्यूनिंग करवा के उसे रखना चाहिए। उसका कार्बोरेटर ठीक ढंग से साफ होना चाहिए, और उसे जो है चलाएं तो उसमें टायर का प्रेशर जो है, मतलब कि उसमें जो हवा जो भर रहे हैं उसका प्रेशर सही होना चाहिए। और बीच में कहीं यदि रेड सिग्नल है तो वहाँ पर बंद कर दें इंजन, या ये सब करके हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। और उसका जो गाड़ी का जो इफ़िशियंसी है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम गाड़ी जो खरीदें थोड़ा ज़्यादा माइलेज देने वाला हो, तब हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन आजकल एक होड़ मच गई है कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल इंजन वाला बुलेट चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो साउंड प्रोड्यूस करे। तो लोग को जो है वो सबसे अच्छा लगता है कि ज़्यादा मेरी गाड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाली हो, सबसे ज़्यादा धुआं देने वाली हो, सबसे ज़्यादा आग फेंकने वाली गाड़ी हो, सबसे ज़्यादा पेट्रोल खाने वाली गाड़ी हो।
तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल लगेगा तो हमारे आसपास के लोगों में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा कि ये जो इनकी गाड़ी है वो 5 किलोमीटर चलने में 1 लीटर पेट्रोल लगाती है, तो ये जो है दोस्तों के बीच में मेरा नाम होगा। और कहेगा कि भाई इनका गाड़ी तो जो है वो 100 किलोमीटर चलती है मात्र, ये जो है 100 किलोमीटर चलने में 1 लीटर लगाती है, बहुत ही कम पेट्रोल खाने का मतलब कि ये जो है कंजूस है, मक्खी चूस आदमी है, और ये जो है वो ऐसी हल्की गाड़ी लेकर घूमते हैं, इनका क्या वैल्यू होगा। और मेरा देखिए वो गाड़ी जो है वो 1.5 टन का है और उसको चलाने में भी बहुत ही आनंद आता है, और 5 किलोमीटर चलने में 1 लीटर पेट्रोल लगती है। इनके पास पैसा ही नहीं है तो ये पेट्रोल कहाँ से खरीदेंगे। कुछ लोगों का ऐसा सोच धीरे धीरे बनते जा रहा है समाज में। अब देखे हैं कि नए युवक जो हैं वो बुलेट गाड़ी लेकर ज़्यादा चलना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि वो उसका जो है इंजन मजबूत है, वो जो है ज़्यादा सीसी का वो इंजन है, ज़्यादा वो जो है वो लोगों को अच्छे ढंग से पहुंचाएगा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें अब आवाज़ करने के लिए जानबूझकर साइलेंसर लगाना, ये सारा कुछ जो है थोड़ा सा उसमें से कभी कभी फायर निकलना, आग निकलने वाला, एक लगेगा कि फायर गोली जैसी आवाज़ करने वाला भी जो है वो लोग लगाते हैं। ये सब थोड़ा सा जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे चले जा रहे हैं। कंजर्वेशन की बात जो आ रही है उसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग करते हैं वाइल्ड लाइफ की। तो ये जो है वाइल्ड लाइफ का मतलब यहाँ होता है फ्लोरा एंड फाउना, मतलब जितने भी प्लांट और एनिमल्स ये यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो प्लांट को हम लोग वहाँ जो पर्टिकुलर रीजन में मिलेगा वो वाइल्ड लाइफ में। अब यहाँ पर है ऑर्गेनिज्म, ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो और लीव इन ए एरिया, इन एन एरिया, पर्टिकुलर एरिया, विदाउट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। और ये ह्यूमन के इंट्रोडक्शन में ये जो है वो काम ना करे, मतलब कि वो जो है वहाँ पर आदमी जो है उसे ले जाकर वहाँ नहीं छोड़ा है या वहाँ जाके अपना ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर रहा है। वैसे एरियाज में वो जितने भी रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सबों को हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ में अब 2 चीज आया, फ्लोरा एंड फाउना। तो फ्लोरा का मतलब कि जितना भी प्लांट्स है या प्लांट स्पीसीज है वहां पर, ये जो है स्पीसीज प्लांट का जो वहां पर मिलता है पार्टिकुलर रीजन में वो सब कहलाएगा फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब जितना भी प्लांट्स है वो सब। अब एक थोड़ा सा ध्यान रखें हम लोग, बात यदि इसको समझने की है तो फ्लोरा किसे कहेंगे, फाउना किसे कहेंगे, तो वो आसानी होगी। फ्लोरा मीन्स यहाँ पर हम लोग सोचेंगे थोड़ा सा, जैसे ही फ्लोरा का साउंड, जैसे ही फ्लोरा शब्द आए वैसे ही दिमाग में एक बन जाना चाहिए कि ये जो है फ्लावरिंग, या मतलब कि जहां पर वो फूल खिलने वाला हो, या प्लांट, ये सब जो है फूल किसमें खिलेगा तो प्लांट में। तो ये जो है जितना भी प्लांट्स वहां पर होगा उसके स्पीसीज उस पार्टिकुलर रीजन में मिलेंगे तो वो हो गया फ्लोरा। और फाउना की बात करते हैं, जैसे ही फाउना शब्द आए तो इसका मतलब कि कूदने फानने वाला जीव जंतु आएगा। तो ये जो है हम वहां पर जैसे ही फाउना आए तो हम तुरंत समझ जाएं कि वो उछल कूद करने वाला जीव जंतु, मतलब कि ऑल पार्ट एनिमल्स विच आर फाउंड इन पार्टिकुलर रीजन, या पार्टिकुलर एरिया में जो मिलेगा वो कहलाएगा। मतलब कि जितना एनिमल स्पीसीज है वो उस खास एरिया में पाया जाएगा उसे कहेंगे हम लोग फाउना कहेंगे। और इसमें जैसे फ्लोरा है तो उस पार्टिकुलर एरिया में, जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है तो वहां पर का फाउना, और फ्लोरा में कुछ देखेंगे कि वो जो है पार्टिकुलर होगा। तो यहाँ वाइल्ड मैंगो, ये जो है इसका फ्लोरा है। वाइल्ड मैंगो, जामुन, साल, महोगनी, ये सब कुछ जो है वो पेड़ वहां पर मिलेंगे। कुछ फर्न मिलेंगे जो सिल्वर फर्न है, या और भी अलग अलग तरह के वहां पर मिलेंगे प्लांट्स। उन सबों को उस पार्टिकुलर रीजन का फ्लोरा कहेंगे। और फाउना, जैसे वहां पर यदि मिलने वाला कोई है, टाइगर है, बाइसन है, वहां पर अलग अलग तरह की पक्षी है वहां पर मिलेगा। बहुत सा देखेंगे कि बड़ी वाली गिलहरी जो है
वो मिलेगा जेंट स्क्वायरल। तो इस तरह से करके वहाँ पर जो भी जीव जंतु मिलेगा वो लंगूर है। तो ये सब जो है वो कहलाएगा वहाँ का फाउना। और अब हम लोग देखेंगे इसमें कि सरकार जो है हमारे गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग तरह का एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, इसे कब शुरुआत किया गया था, ये सबों के बारे में हम लोग उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसमें जो है एक और भी है प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब उनको अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब लगा तब हुआ कि उसको अब कुछ ऐसा एरिया होना चाहिए जिसे हम लोग प्रोटेक्ट किए हुए हैं, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी ना हो या क्या होना चाहिए, ये सारा गाइडलाइंस जो है वो उस एरिया में सरकार पर निर्भर करेगा। तो इसके लिए बनाया गया अलग अलग तरीका से, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज में क्या होगा कि वो एक प्रोटेक्टेड एरियाज होगा, वहां ह्यूमन एक्टिविटी हो सकता है, प्राइवेट ओनरशिप हो सकता है, लेकिन वहां पर के जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सबों का प्रोटेक्शन करना जो है एक कर्तव्य बनता है। वहां पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब उसे नुकसान नहीं पहुंचाएं। ये इस तरह का एक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी बनेगा। और यदि कभी घूमने का मौका मिले वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज में या फिर नेशनल पार्क में तो आपको जरूर जाना चाहिए। एक आध बार हमें भी मौका मिला है वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज जाने का, हजारीबाग के रास्ते में मिला था, तो हम लोग गए थे वहाँ पर घूमने बच्चों के साथ, थोड़ा सा घूमे तो वहाँ अच्छा लगा, कुछ जीव को हमने देखा भी वहाँ पर और बहुत से पेड़ पौधे भी जो है वहाँ पर संरक्षित पाए। तो इस तरह से और भी अलग अलग तरह का नेशनल पार्क, ये जो है नेशनल पार्क के बारे में हम लोग जानेंगे, वो भी बड़ा सा प्रोटेक्टेड एरिया है और उसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब उसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा और वहां पर अंदर जाना है तो वो जो है परमिशन लेकर केवल घूमने के लिए जा सकते हैं। और उसमें भी वहां पर जो कोर एरियाज हैं जो बीच का होगा उसे छोड़ देना है और वहां पर प्लांट एनिमल के संरक्षण के अलावा भी वहां पर जो भी मौजूद है पहले का जो कुछ जो है वो हेरिटेज को भी सुरक्षित रखना है। और यहाँ जो है जैसे सतपुड़ा नेशनल पार्क, तो वहाँ पर मिलेगा आपको बहुत सा केव और उन केव में जो है वो केव पेंटिंग, मतलब आदि मानव के द्वारा वो बनाया हुआ पेंटिंग्स, वहाँ पर कैसे शिकार किया जाता है जीवों का उसका पेंटिंग मिलेगा, फिर कैसे जो है वो युद्ध कौशल, ये सारा कुछ का जो है वहाँ पर वो पेंटिंग में अभी तक वो सुरक्षित है। तो ये सब को भी प्रिजर्व करने का वहाँ पर जो है वो एक नियम लागू किया गया है। तो इस तरह से करके एक अब बड़ा सा जो इन सबों का मिला जुला, मतलब कि अब पहली बात आई कि इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज में कि वहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान करना है लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होगी। फिर एक है नेशनल पार्क जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटी होगी और इसमें जो है अब नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा। और तीसरा जो बड़ा है उसमें अब है कि वो कुछ जो है वहाँ का कल्चर को भी प्रिजर्व करने की बात आती है, मतलब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ और वो जो है वो हेरिटेज ये सब को सुरक्षित करने की आवश्यकता है और साथ साथ अब यहाँ के कल्चर को भी जो है वो कंजर्वेशन की आवश्यकता है। वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके ट्रेडिशनल कल्चर जो हैं उनको भी छेड़छाड़ नहीं करना है, उन्हें फलने फूलने देना है, जैसे वो रहते थे पहले वैसे रहेंगे। थोड़ा सा ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो करेंगे, अपना जैसे जंगल से लकड़ी लाना या फिर शहद इकट्ठा करना, लाह इकट्ठा करना, ये सारा कुछ काम कर सकते हैं, वो कहलाएगा इसमें बायोस्फीयर रिजर्व। और ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरियाज होता है, इसमें बहुत से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज ये सब हो सकते हैं। जैसे एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर जो है
पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक सतपुड़ा नेशनल पार्क है और 2 इसमें जो है वो होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बोरी और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये तीनों को कंबाइंड रूप से ये जो है प्रोटेक्टेड एरियाज है, उसे हम कहेंगे ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन सबों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद होता है बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे जूलॉजिकल पार्क आप लोग जरूर गए होंगे घूमने अलग अलग जगह में, जैसे रांची की बात करें तो वहाँ भी एक जूलॉजिकल पार्क है, मतलब और पटना की बात करें यहाँ पर भी है, इसी तरह से कलकत्ता, मतलब बड़े बड़े प्रमुख शहरों में ये जो है वो जूलॉजिकल पार्क मिलेगा। और वहाँ पर जाके और उसको कैप्टिविटी में, मतलब जितने भी पशु हैं उन सबों को कैप्टिविटी में रखा जाता है, कैप्चर करके रखा जाता है, उसको एक वहाँ पर जो है वो इन्वायरमेंट दिया जाता है, मतलब वो जो है वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं, मतलब वो जो है वो लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए वहाँ पर वो बनाया गया है कि लोग आएं और देखें कि ये जो है जीव कैसे होते हैं, इनका क्या भोजन होता है, इनका क्या महत्व है, ये इसके बारे में लोगों को जो है यहाँ पर बताने के लिए ये रखा जाता है। और साथ साथ जो है वो प्रिजर्व करने की, कंजर्वेशन की जो है वो एक मुहिम के तहत इसे रखा गया है कि ये जो है हम दिखाएंगे लोगों को कि ये कंजर्व कैसे किया जाएगा। जैसे कि पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, जैसे हम लोग कहते हैं, वो पटना का चिड़ियाघर जो है वो राइनोसेरस के लिए, और इसमें एक बड़ा सा आपको दिखेगा एलिगेटर, तो ये जो है यहाँ पर ये रहेगा जिसे घड़ियाल कहा जाता है, ये बहुत ही संख्या में यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो है इसका संरक्षण यहाँ पर होता है, इसे तो अब इतना संख्या हो गया है कि कहीं दूसरे जगह भी इसे मतलब भेजा जाता है आजकल। जैसे राइनोसेरस का यहाँ पर संख्या इतना अधिक हो गया है कि इसे कहीं एक्सचेंज करने के लिए भी दूसरे चिड़ियाघरों को ऑफर दिया जाता है कि आप ले जाइए राइनोसेरस और हमें कोई दूसरा जीव इसके बदले में यहाँ दे दीजिए। तो ये जो है वो बहुत सा जीव जंतु को यहाँ पर संरक्षित भी किया गया, साथ साथ फायदा भी होगा कि लोग जो हैं वो थोड़ा अवेयर होंगे इसके प्रति कि कैसे कंजर्वेशन किया जाता है। अब हम लोग इसके अलावा भी देखेंगे कि बहुत से एजेंसियां जो है यहाँ पर, एजेंसीज जो हैं वो जैसे WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ये जो है वो पहले WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता था। तो ये सब जो है वो एजेंसी पूरे संसार भर में जहाँ जहाँ वो मिलेगा, मेगा बायोडाइवर्सिटी है, उन सबों में वो जो है उसका जो है वो वहाँ जाके और वहाँ पर रहने वाले जीवों का जो है वो सर्वेक्षण करेगा, वहाँ लिस्ट बनाएगा, मतलब रेड डाटा बुक बनाएगा, और उसमें इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनका वो जो है वो उसमें नोट करेगा। तो ये एक रेड डाटा बुक, ये सब के बारे में भी हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और ये जो है धीरे धीरे और इसमें हम लोग को देखना है कि माइग्रेशन, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में मतलब कि बाघों की संख्या को जो है वो ठीक करने के लिए, मतलब उसका जो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किया गया प्रयास, वो एक प्रोजेक्ट टाइगर कहलाता है। मतलब कि उसमें जो है वो एक वहाँ पर बाघों की संख्या, कुछ खास जो जगह हैं जहाँ पर, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो वहाँ बंगाल टाइगर रहता है, तो उसका जो है वो वहाँ पर कंजर्वेशन के साथ साथ उसमें देखेंगे कि उसका जो है वो नंबर भी बढ़ाना है, मतलब कि उसका जो इन्वायरमेंट ऐसा देना है कि जिसमें वो सब जीव जंतु बढ़ें। तो इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर
बनाया गया, उसमें बाघों की गिनती, फिर उस पर नियंत्रण रखना, उनका ट्रैकिंग करना, ये सारा जो है उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा। और बात करते हैं एक माइग्रेशन की। तो माइग्रेशन का मतलब होता है कि कुछ जीव जो है वो एक जगह से दूसरे जगह आते हैं भोजन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए या प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श कंडीशन से या प्रेडेटर से बचने के लिए भी ये आते हैं। जैसे यहाँ पर साइबेरियन क्रेन, भारत में बहुत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वहाँ पर साइबेरियन क्रेन या और भी बहुत से पक्षी जो है वो माइग्रेंट बर्ड्स जिसे कहते हैं प्रवासी पक्षी, वो आते हैं। मतलब मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इज टर्म एज माइग्रेशन। और इसमें जो है इसका अलग अलग पर्पस हो सकता है, वो फूड के लिए आएगा, रिप्रोडक्शन के लिए आएगा या प्रोटेक्शन के लिए वो आएगा, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, या वहाँ पर जो है वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए आएगा। जैसे साइबेरिया से जो यहाँ पक्षी आते हैं वो हार्श कंडीशन से बचने के लिए आते हैं, मतलब वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन जब रहता है तो वो हमारे यहाँ चले आते हैं और यहाँ आके वो अपने अंडे देते हैं, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन करेगा, यहाँ पर भोजन उसे को मिलेगा और वो जो है फिर जब उसका जो बच्चा है वो बड़ा होगा तो उसे लेकर वो अपने साथ चले जाएंगे। तो ये हम लोग माइग्रेशन के बारे में भी उसमें चर्चा करेंगे। और कुछ और भी माइग्रेशन है जो ग्रेट माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है, वो है मसाई मारा और सिरेंगेटी, दो नेशनल पार्क्स हैं, उन दोनों के बीच में जो है वो होता है माइग्रेशन। और एक नदी है बीच में, मारा रिवर, वहाँ पर मगरमच्छ जो है वो क्रोकोडाइल वहाँ इंतजार में रहते हैं कि जब वो माइग्रेशन के लिए आएगा, वहाँ से विल्डबिस्ट या और भी बहुत से हर्बीवोरस जो होते हैं वो साथ साथ बढ़ते हैं। तो वो वहाँ पर बीच बीच में जो है वो प्रेडेटर्स लगे हुए रहते हैं उन्हें खाने के लिए, और लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि वो लाखों में जो है वो माइग्रेशन होता है। आप उनका वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से करके वो जो है माइग्रेशन कुछ और भी जो है एक्वेटिक एनिमल्स में भी होता है, वो आते हैं। जैसे टर्टवाइज हैं, कुछ आते हैं उड़ीसा में, वहाँ पर जो है वो बीच में कोस्टल एरियाज जो है वहाँ पर आते हैं खास जो है अंडा देने के लिए, और फिर वो वापस चले जाते हैं छोड़कर अपना अंडा, और वो जो है वो चले जाते हैं। इस तरह से करके माइग्रेशन होगा। कुछ मछलियों में होता है और वो जो है अपने नेटिव प्लेस पर वो चले जाते हैं। जैसे सामन मछली, वो जो है छोटे छोटे झरनों में वो पहुंच जाती है, वहाँ पर मीठा पानी होता है, वहाँ उसका रिप्रोडक्शन होता है और वहाँ पर बच्चे का जन्म होगा। मतलब कि वो जो है अंडे से उसमें जो है छोटा छोटा उसका जो है वो हैचलिंग्स बाहर आएगा, और वो वहाँ बड़ा होने के बाद फिर से उस रास्ते से जो है वो चला जाएगा और धीरे धीरे आके और वो जो है सेलाइन वाटर में चले आते हैं। फिर वो जो है जाएगा वहाँ से, फिर जब उसको रिप्रोडक्शन करना होगा तो वो माइग्रेशन करेगा। इस तरह से करके हम लोग बहुत सी माइग्रेंट बर्ड्स, माइग्रेंट एक्वेटिक एनिमल्स, ये सब के बारे में जानेंगे। और किसमें लॉन्ग माइग्रेशन, मतलब कि ये जो है लॉन्गेस्ट माइग्रेशन होता है, वो हम लोग देखेंगे कि ये किस पक्षी में होता है। आप लोग जानते होंगे एक आर्कटिक टर्न के बारे में, वो एक पक्षी है जो लॉन्गेस्ट, मतलब कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये आना जाना इसका लगा रहता है। तो ये सबसे लंबी दूरी का माइग्रेशन इसमें देखने को मिलता है। ये सब के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे और हम लोग देखेंगे इसमें डिफॉरेस्टेशन, इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इन सबों के बारे में हम लोग जानेंगे। और रिफॉरेस्टेशन मतलब कि फिर से पेड़ पौधा लगाना, मतलब जंगल को फिर से रीस्टोर करने की जो है वो प्रक्रिया, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे किया जाता है। और
साथ साथ इसमें जो है हम लोग देखेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब कि 7 से 8 बार पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है। और हम लोग बहुत से पेड़ जो हैं उसको कटने से बचा सकते हैं। लगभग 1 टन पेपर बनाने में वो जो है यूज होता है 15 से 17 बड़ा पेड़ जो है इसकी कटाई की जाती है। तो ये जो है हमारे यहाँ जितने भी पेपर वर्क्स होते हैं या जो भी किताब हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल होगा वृक्ष की कटाई का। तो ये सबको कैसे हम लोग कंजर्व करें, तो पेपर जो है उसमें सबसे पहला आएगा कि जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन में जो है वो कागज उद्योग का भी एक मुख्य रोल होता है। ये सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे, कैसे ये रिसाइकिल होता है, क्या फ़ायदा है रिसाइकिल करने से। तो इन सबों के बारे में हम लोग लगातार क्रम से वीडियो लाते जाएंगे और उसमें जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।